आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम आपकी अपनी आवाज में हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना शो है एक मुलाकात। और एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान और आज की हमारी खास मेहमान है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा चौहान मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। थैंक यू सो मच। और आज हम मैम से सर्वाइकल कैंसर को लेकर बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें जानेंगे। मैम ये इंटरव्यू हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऐसे में बतौर डॉक्टर आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे पापा का भी एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। फिर यहाँ मैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में मुझे एक बहुत अच्छा माध्यम मिला लोगों की सेवा करने के लिए, यहाँ मरीजों को सही इलाज देने के लिए। और लगभग पिछले 9 वर्षों से मैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। सो मैम जैसे कि अभी कैंसर वीक भी चल रहा था, तो अब मैं जानना चाहूंगी, एक तो सर्वाइकल कैंसर जैसे लेकर सोसाइटी में अपने अपने मिथ हैं, ये एक्चुअल में होता है क्या है? सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी का मुंह जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं उसके मुंह का एक कैंसर है तथा ये लगभग इंडिया में सबसे कॉमनली पाया जाने वाला दूसरा बड़ा कैंसर है। इसकी गंभीरता का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि हर वर्ष लगभग 70,000 महिलाएं हम केवल इस कैंसर के कारण खो रहे हैं। जी, तो जैसे कि मैम कैंसर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका कारण भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो किस रीजन से सर्वाइकल कैंसर होता है? इसके कई कारण हैं और जिसमें एक बहुत ही मुख्य कारण है वो है एचपीवी इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। यह वायरस सामान्यतः पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही आमतौर पर पाया जाता है। इसके लक्षण दिखाई नहीं देते बट आगे चलकर यह कैंसर को उत्पन्न करता है। और साथ ही यह सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं बल्कि गले के कैंसर, साथ में मुंह के कैंसर और पुरुषों में पेनाइल कैंसर जैसी बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। जी, तो मैम कहते हैं किसी बीमारी के बारे में जितनी जल्दी आपको पता चले आप उतनी जल्दी उस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। सो जानना चाहूंगी, अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर है तो उसे क्या शुरुआती लक्षण दिखते हैं? आमतौर पर लक्षण जब तक आते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसमें जो बहुत कॉमनली सिम्टम्स पाए जाते हैं वो है सफेद दुर्गंध वाला पानी आना, जो कि महिलाओं में एक बहुत कॉमन समस्या के रूप में पाया जाता है और लोग इसे बहुत समय तक नजरअंदाज करते रहते हैं। साथ ही महीने के बीच में या माहवारी के बीच में खून आ जाना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, ये सब इसके लक्षण रहते हैं। जी, सो कई बार इंडिया में तो स्पेशली ऐसा होता है कि जब तक जरूरत नहीं पड़ती या जब तक कहीं बिल्कुल ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए तब तक लोग डॉक्टर पे नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी को इस तरीके के कोई सिम्टम्स है या ना भी है तो कब ऐसी स्टेज आती है जब उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AICOG दोनों ही एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि इसकी एक रेगुलर स्क्रीनिंग होती रहनी चाहिए जिससे कि हम इसका अंदाजा बहुत जल्दी लगा पाएं। जब तक कि मरीज को सिम्टम नहीं आए हैं उससे पहले भी हम अंदाजा लगा पाएं कि मरीज इस बीमारी से ग्रसित तो नहीं हो रहा। तो इसकी जो गाइडलाइंस है उसमें हर मरीज को 21 साल के बाद सभी महिलाओं को 21 से 29 साल की हर महिला को 3 साल में एक बहुत ही मामूली सा टेस्ट होता है पैप स्मीयर, जो कि एक OPD प्रोसीजर होता है, उसको सभी को कराना चाहिए। और 29 इयर्स के बाद हर 3 साल और हर 5 साल में एक HPV टेस्टिंग होता है, वो कराते रहना चाहिए जिससे कि हम इस बीमारी का अंदाजा इसके सिम्टम आने से पहले भी लगा सकते हैं। जी, ये सबसे अच्छी बात है। तो मैम इसी के साथ अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे कि अभी हमने सिम्टम्स की बात की, अगर किसी को ये कैंसर हो जाता है तो फिर उसके प्रिवेंशन के क्या रास्ते हो सकते हैं? तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि CA सर्विक्स जो है उस बीमारी को पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है और ये एक वन ऑफ द कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन आज उपलब्ध है। ये एक चिकित्सा जगत की बहुत बड़ी खोज है। इसमें HPV वैक्सीन उपलब्ध हैं और ये कैंसर को होने से रोकती हैं। ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस को ये पूरी तरीके से रोक सकता है। वैक्सीन को हम मुख्यतः 9 से 14 साल की छोटी बच्चियों में लगाते हैं और इनकी जो डोजेस है वो एक 0 डोजेस मतलब फर्स्ट डोज और उसके बाद 6 महीने के बाद दूसरी डोज को दिया जाता है। जी, सो कई बार मैम ये डोजेस को लेकर बहुत सारे मिथ सोसाइटी में होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कॉमन मिथ आपके सामने सबसे ज्यादा कैसे आए हैं कि कई बार छोटी बच्चियों को भी क्योंकि ये कम एज से लगना शुरू हो जाती है, और पेरेंट्स को लेके क्या पेरेंट्स के मिथ, क्या पेरेंट्स के क्वेश्चन रहे हैं?
एक्चुअली पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, इस वायरस के संपर्क में अभी नहीं आने का कोई ऐसा है, क्योंकि ये जो वायरस है ये नॉर्मली स्किन टू स्किन कांटेक्ट या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही फैलता है। तो उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि बच्ची को कहीं से कोई इन्फेक्शन हो तो नहीं जाएगा, या हमारी बच्ची तो इस तरीके की किसी चीज़ों में नहीं है, तो हम इस वैक्सीन को लगाना प्रेफर नहीं करते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि लोगों में अभी इस विषय के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो आपसे जानना चाहूंगी मैम, जैसे कि आफ्टर सेक्सुअल रिलेशन इस वैक्सीन को लगवाने की, मतलब मैं यही जानना चाहूंगी कि अगर कोई बच्ची जो जिसने सेक्सुअल रिलेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, वो रिलेशन स्टार्ट करने के बाद भी इसे लगवा सकती है? एक्चुअली जो गाइडलाइंस है उसमें हमारा मेन टारगेट है कि जब तक इस वायरस का एक्सपोजर हो उससे पहले ये डोज लग जाए जी। इसीलिए जो एज ग्रुप रखा गया है वो 9 to 15 रखा गया है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उस एज में बच्चियां एक्सपोज नहीं हो रही हैं। एक बार ये एक्सपोजर हो जाता है फिर इसकी इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाती है। फिर भी हम 26 ईयर्स तक भी ये वैक्सीन दे सकते हैं। अभी 26 ईयर से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन देने का कोई भी प्रावधान या कोई भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एआईसीओजी की तरफ से नहीं है। जी। सो जैसा कि कहा जाता है मैम कि कैंसर को जितनी जल्दी क्योर किया जाए आप उतना जल्दी उससे बच सकते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप क्या वुमेन को बताना चाहेंगे जिससे उनकी इस तरीके की बीमारियों से तो दूर रहे ही रहे, साथ ही में बेसिक जो बीमारी एनीमिया मोस्ट ऑफ द वुमेन को देखने को मिलता है, तो इन सारी चीजों से बचा जा सके? सीए सर्विक्स से बचने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक तो अपने जो इंटरनल हाइजीन है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाए। दूसरी बात, इसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का भी रोल है, क्योंकि कई बार आपके जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता कि उनका स्टेटस एचपीवी के लिए क्या है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये वायरस दोनों ही मेल और फीमेल्स को इक्वली अफेक्ट करता है, तो समटाइम्स ये आपके पार्टनर से भी हो सकता है। तो इसमें अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटीज, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को थोड़ा सा प्रिवेंट करना है। थर्डली, इसमें स्मोकिंग का एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है जो कि हमें ध्यान रखना है, जो कि सीए सर्विक्स के लिए एक फैक्टर है। और महिलाओं में अनीमिया रोकने के लिए एक हेल्दी स्टाइल के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंक फूड्स को अवॉइड किया जाए। ठीक है, घर में ही हमारे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने खून का हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रख सकते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में हम लोग लोहे की बर्तनों में खाना बनाते थे, जिसको अब बिल्कुल ही बंद हो गया है, जबकि वो एक बहुत अच्छा आयरन का सोर्स होता था। साथ ही बहुत सारे हेल्दियर फ्रूट्स हैं जो कि अच्छे से आयरन का लेवल्स बढ़ाते हैं। साथ ही ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें आपके डेट्स हो गए। साथ ही एक बहुत ही कॉमनली जो बहुत सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, जैगरी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, जिससे कि हम महिलाओं में इस तरह की चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जितना आप खाने पे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट में चेंज करनी है, डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीजें आपके शरीर पर एक बड़ा इम्पैक्ट देंगी। तो जैसे कि मैम ने बताया, गुड़ भी जिसे आप ऑर्डिनरी समझकर छोड़ देते हैं, अगर आप एक गुड़ का टुकड़ा ही अपनी डाइट में एड ऑन करेंगी तो एक बड़े चेंजेस आपको दिखेंगे। लेकिन मैम इसी के साथ में एक और बात जानना चाहूंगी, जैसे कि एज ग्रुप की हम बात कर रहे थे, और सर्वाइकल कैंसर की अगर मैं बात करूं तो अभी तक एज ग्रुप की अगर मैं जानना चाहूं, कितने उम्र की महिलाओं में ये कैंसर देखने को मिला है? मोस्ट कॉमनली इसका जो एज ग्रुप है वो 35 साल से 50 साल की महिलाएं हैं, जो कि बहुत यंग एज ग्रुप है। बट काफी एजेस में ये 50 से 65 साल तक के बीच में भी देखा गया है। 20 साल से कम उम्र में इट इज वेरी रेयर, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है वो एचपीवी है, एंड इट कम्स विद द और ये सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू ज्यादा फैलता है। तो इस वजह से इसका जो कॉमन एज ग्रुप है दैट इज 35 to 50। जी, जैसे कि मैम अभी अगर मैं बात करूं, नॉर्मली हमने जैसे फीमेल्स की डाइट की बात की और एक अच्छी डाइट की बात की, तो इसी के साथ एक और जानना चाहूंगी, एक रूटीन जैसा आप देते हैं कि किसी को आप एक अच्छी थाली दे दी या फिर किसी को हमने एक कोई भी रूल सेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो उन चीजों में बंध जाता है। इसी के साथ लास्ट नॉट द लीस्ट बस आपसे यही जानना चाहूंगी, एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए फीमेल के लिए? यस, डाइटरी रूटीन्स में हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें जो अपना ब्रेकफास्ट लेना है वो पूरी तरीके से संतुलित ब्रेकफास्ट हो, जिसमें प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट एंड जो गुड फैट्स हैं उनका इक्वल मिक्सचर रहे। प्रोटीन्स के लिए अगर आप नॉन वेज हैं तो आप एग ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेते हैं तो उसलिए आप
पनीर का कोई भी एक आइटम, या फिर स्प्राउट्स जो कि एक बहुत ही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो एक आप ऐड करेंगे। साथ में आप कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप ब्रेड ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, या फिर दलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप ले सकते हैं। फिर आप गुड फैट्स के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 या 5 भी आप पीसेस रखेंगे तो चलेगा। साथ में मिनरल्स को बनाए रखने के लिए एक कोई भी फ्रूट, जिसे बोलते हैं जितना कलरफुल फ्रूट हम लेंगे उतने सारे हमें मिनरल्स मिलेंगे। तो आजकल जितने भी जैसे ऑरेंजेस हैं, ग्रेप्स हैं, बीटरूट है, ये सब आप अपने उसमें जोड़िए। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट ऑलवेज शुड बी अ हैवी, वो सबसे अच्छा मील होना चाहिए। फिर आते हैं लंच में। लंच में हमेशा उसको भी सेम है, उसको भी हमें अपना जो संतुलित रखने के लिए कोई भी एक दाल, आई विल एडवाइज कि हर दिन एक दाल कोई सी भी आप ले, साथ में रोट चपाती या वटेवर, कोई भी सीजनल वेज जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल है। और अगर आप नॉन वेज है देन आप ऑब्वियसली आप नॉन वेज का कोई भी एक पोर्शन ऐड कर सकते हैं। डिनर शुड ऑलवेज बी वेरी लाइट एंड इट शुड बी 8 बजे से पहले आपको ले लेना है। कोशिश करनी है कि हम 8 बजे से पहले ले लें, जिससे कि जब तक आप सोने जाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो रात का खाना, हम इसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट का खाना, हमेशा राजा की तरह होना चाहिए, और रात का खाना बिल्कुल गरीब की तरह होना चाहिए। जितना आप लाइट रख सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं आप, या फिर अगर आप चपाती ही मेनली प्रेफर करते हैं तो एक ही चपाती लेना है। और सोने से 2 घंटे पहले कोई भी खाना नहीं लेना है बिल्कुल। रात में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम रखें। और इंद्रधनुष के रंगों को अगर आप अपनी थाली में उतारेंगे तो उन्हीं रंगों के साथ आपकी स्किन और आप दोनों ग्लो करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजों को जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के लिए यहाँ पर आकर, और अगर मेरी एडवाइस से मैं अगर कुछ भी लोगों में, कुछ और बच्चियों में या कुछ और महिलाओं को सीए सर्विक्स से दूर कर पाई तो ये मेरे लिए एक बड़े खुशी की बात होगी। मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि अपनी 9 से 15 साल की बच्चियों को प्लीज आप वैक्सीनेट करवाएं। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, आप उनको वैक्सीनेट कराएं। दूसरा, जो भी महिलाएं 21 ईयर से ऊपर हैं उनको अपनी पैप स्मीयर स्क्रीनिंग करानी है। किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर आप रूटीनली हर 3 साल में अपना पैप स्मीयर प्लीज लें और सीए सर्विक्स से दूर रहें। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।